Hello children, there has been a change of plan। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि जो अभी 2-3 दिनों में NCERT ने जो प्रिस्क्राइब अब जो सिलेबस फाइनल एग्ज़ाम के लिए आएगा 2021 में, उसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट करे हैं, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अपन ने जो स्टार्ट किया था मैनेजमेंट, वो पूरा लगभग पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है वो। सो मैं उसको कंटिन्यू न करके जो इम्पॉर्टेंट है अभी अपने को इस सेशन में वो शुरू कर रही हूँ, फिर वो बाद में कर लेंगे। सो आई विल स्टार्ट जो नॉन डिलीटेड चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ला रही हूँ, और वो चैप्टर है 8th चैप्टर है आपका, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इट्स इन अ क्वेश्चन मार्क फॉर्म। कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, री मतलब फिर से, प्रोड्यूस बनते हैं, ठीक है, कैसे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इस चैप्टर में वो डिटेल में डिस्कस्ड है। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो शुरू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट ही क्वेश्चन से कर रही हूँ, वाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्या ज़रूरत है उनको रिप्रोड्यूस करने की, क्यों लिखा है ये क्वेश्चन, उसका बताती हूँ। फॉर सर्वाइवल, हमें जीने के लिए रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। हमें हमारी लाइफ लिविंग के लिए हमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। क्यों? कोई भी ऑर्गेनिज्म को, फॉर सर्वाइवल इट इज़ नॉट नेसेसरी। वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी? नेसेसरी वाले जो प्रोसेसेस हैं वो कौन से हैं, वो हम कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस नाम ही है चैप्टर का, रजिस्टर्ड बच्चों में ऐप पे कर रहे हैं हम। लाइफ प्रोसेसेस, वी हैव नियरली कंप्लीटेड न्यूट्रिशन। तो वो ज़रूरी हैं, उनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। और वो कौन से हैं? नेसेसरी, नेसेसरी प्रोसेसेस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ कौन से हैं? कौन से हैं वो? न्यूट्रिशन, उसके बिना ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन। ये सब ज़रूरी हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जिंदा रहने के लिए ये सब तो ज़रूरी हैं। पर रिप्रोडक्शन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस नहीं होता है तो वो मरेगा नहीं। मैं एग्जांपल बताती हूँ हमसे, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर किसी कपल को बच्चा नहीं पैदा होता तो वो मरता नहीं है, वो जीता है। तो दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन नहीं करता कोई इंडिविजुअल, उसके आगे के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, पर वो मरता नहीं है, ठीक है, वो जीता है। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ सर्वाइवल। देन व्हाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? फिर क्यों ऑर्गेनिज्म, क्या ज़रूरत है इस प्रोसेस की? तो और एक डिफेक्ट है, एक तो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी हम कंसिडर करें अगर कि वो सर्वाइवल के लिए नहीं है, फिर भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दूसरा एक डिफेक्ट, इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए तो रिप्रोडक्शन जो है, फॉर रिप्रोडक्शन लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, is used up, lot of energy for this process is required, and इतनी एनर्जी वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। so there is no meaning in wasting lot of energy for a process which is not essential for living। लाइफ के सर्वाइवल के लिए है भी नहीं वो प्रोसेस, फिर भी होता है, और
ना तो वो लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इतना वेस्ट ऑफ एनर्जी भी पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोसेस करने में बॉडी की इतनी एनर्जी खर्च होती है। सो इतना वेस्ट होने के बाद भी ये प्रोसेस सभी इंडिविजुअल्स में होता है, तो वाई? ठीक है, सो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और वाई का आंसर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये ZZ डालिए, यही लर्न करेंगे हम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस इज प्रोसेस। मैंने बताया कोई भी बॉडी का फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करते प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वर्ड में ही मीनिंग है, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, एक नई जनरेशन, हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बाद उनके बच्चे, ये नई पीढ़ियाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ यंग वंस, हमारे बच्चे हमसे तो छोटे ही, ऑफ यंग वंस, ऑफ सिमिलर टाइप, इंसान का बच्चे इंसान ही होगा, डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होगा, तो यंग वंस ऑफ सिमिलर टाइप्स बाय ग्रोन अप, या आप यहाँ पर मेच्योर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेच्योर इंडिविजुअल्स। सो मैं फिर से बताती हूँ, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, अभी लर्न करेंगे अपन, डेफिनेशन अभी लर्न करेंगे सारे 10th के बच्चे। इट्स अ प्रोसेस, काय का प्रोसेस? बनने का, क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, किसकी? ऑफ यंग वंस, ऑफ, इंपॉर्टेंट है लिखना पड़ेगा, सिमिलर टाइप्स बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल्स। एक बार और बोलती हूँ, reproduction is the process of formation of new generation of young ones of similar types by the grown up individuals. Clear है definition? अब why reproduction? Why organisms reproduce? Why reproduction occurs in living organism, though it is not essential for survival, as well as lot of energy is waste. Still reproduction occurs in organisms. So reproduction ensures, ये क्या क्या ensure करता है? reproduction का फिनोमेना एक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या श्योरिटी लाता है? क्या? रेप्लिकेशन ऑफ DNA। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है कॉपी, कॉपी करना। अब मैं आपको DNA का यहाँ फुल फॉर्म लिख दूँ, पहले ये क्वेश्चन सब ZZ डालूँ, मतलब क्वेश्चन ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म पूछते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन 10th में। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अब ये क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है ये एक मॉलिक्यूल है, बायो सेल के अंदर का, लिविंग सेल के अंदर का एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एक बायो मॉलिक्यूल है। क्या है ये? एक बायो मॉलिक्यूल है, मतलब बायो मतलब लिविंग सेल के अंदर का एक मॉलिक्यूल है, और वो किसके अंदर रहता है? मेनली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कैसा दिखता है? वो एक लंबा डबल, एक हेलिकली कॉइल स्ट्रैंड का एक लंबा मॉलिक्यूल है। ठीक है, काय का बना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? अब काय का बना है, क्योंकि केमिकल नेम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये एक शुगर से मिलकर के, शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबोज, नाम में ही है, प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, 3 चीज़ों से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, अ शुगर, अ फॉस्फेट एंड अ नाइट्रोजनस बेस। अभी अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे, उसके केमिकल, बस जस्ट आइडिया। ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो एक लिविंग सेल का हिस्सा है जिसका नाम डीएनए है, रिप्रोडक्शन की वजह से वो क्या होता है, क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, पर ये वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, इसका आंसर है वाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बिकॉज रिप्रोडक्शन इंश्योर्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बहुत ज़रूरी काम होता है ये, हमारी बॉडी में हर सेल में होना ज़रूरी है। क्यों है वो बाद में आएगा। तो रेप्लिकेशन मतलब कॉपी ऑफ डीएनए, ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप की कॉपी करता है, और वो कब करता है? ओनली व्हेन रिप्रोडक्शन अकर्स। ठीक है, जब वो कॉपी करेगा तो वो कॉपी
उसके पास बहुत सारी सेल में कई चीज़ें बनती हैं, फैट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कई रिएक्शंस चलते हैं। ये सब की इंफॉर्मेशन कोड वर्ड में किसके पास रहती है? डीएनए के पास। किसके पास रहती है? डीएनए। इसलिए ये अपनी कॉपी करता है, रेप्लिकेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और उसमें जो कोड इंफॉर्मेशन है, मतलब सेल का हर काम इसके ऑर्डर पे होता है। तो वो काम क्या है? ग्रोथ होना है अगर सेल की, डिफ्रेंसिएशन मतलब मालूम है आपको क्या होता है? पहले एक टाइप की सेल्स बनती हैं, जब हम लोग बनने का मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज ये एग है और ये स्पर्म है, ये दोनों यूनाइट हुए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और बन गया एक सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब जाइगोट से एक सेल से दो सेल बने, दो सेल से ऐसे कई सेल्स वाला एक स्ट्रक्चर बन जाता है गोल बॉल जैसा, उसको बोलने लगते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलने लगते हैं? एम्ब्रियो। अभी आप देख के बता सकते हो ये कौन सा ह्यूमन बीइंग का है कि कोई बर्ड का है? कि आप देख के नहीं बता सकते कि बाद में किस ऑर्गेनिज्म में टर्न होगा। जब ऐसे सेल्स का गुच्छा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। कोई भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सेल्स होती हैं। इनको फिर ये एक स्पेशल सेल में बनती जाती है। सपोज ये मेरा एम्ब्रियो, तो ये मेरी हाथ की, सर की, पैर की, स्टमक की, लिवर की, ऑर्गन्स की सेल में एक एक सेल बदलती जाएंगी और पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, मतलब एक सेल किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाना, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में डेवलप हो जाना, प्लांट में भी और एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन टाइप की सेल्स को एक खास टाइप के काम के लिए बदल जाना इज डिफ्रेंसिएशन। तभी तो इंडिविजुअल बनता है। हमारी सब जगह की सेल्स एक जैसी थोड़ा है। स्टमक की अलग है, अलग काम करती हैं, लिवर की अलग काम करती हैं, किडनी की अलग काम करती हैं, सब सेल्स। सो ग्रोथ मतलब नंबर बढ़ना सेल्स का, अपन की हाइट भी बढ़ती है, वी ग्रो, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल, ये सिर्फ किसकी मदद से होता है? रिप्रोडक्शन। ये सब कब होता है? रिप्रोडक्शन जब होता है। सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में इट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कुछ एक सेल वाले इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं जिनका रिप्रोडक्शन का तरीका ही सेल डिवीजन है। मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये अमीबा है, ये एक सेल वाला है, ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, बस रिप्रोड्यूस हो गए, एक से दो डॉटर सेल्स बन गए। ऐसे बहुत सारे यूनिसेल्यूलर मैं ऑर्गेनिजम्स आगे बताने वाली हूँ जिसका एक सेल दो में डिवाइड हुआ डॉटर सेल्स में, और रिप्रोडक्शन का तरीका ही ये है। वो किसमें? ओनली यूनिसेल्यूलर। बाकी मल्टी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन से सेल डिवीजन तो होएगा ही होगा। रिप्रोडक्शन की वजह से ही सेल डिवीजन होता है। रिप्रोडक्शन होना हो तब सेल जो है वो डिवाइड होता है, और सेल डिवीजन हो के ऐसे कई सेल्स बनते हो, पूरा ऑर्गेनिज्म। टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म ऐसे बनता है। तो बेस क्या है किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा मल्टी सेल्यूलर को बनने के लिए? सेल डिवीजन। शुरुआत कहाँ से होती? देखो एक सेल है जाइगोट, सेल डिवाइड हुआ दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। सो दैट इज द बेस, एंड दैट रिप्रोडक्शन एंश्योर्स सेल डिवीजन, और उसी के बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। देन रिप्रोडक्शन और क्या इंश्योर करता है? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये प्रोसेस, तो उसके अंदर पहले उनके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम हैं, तो मैं फीमेल हूँ, तो मेरे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनेगा? ओवरी। वो ओवरी होगी तब तो मैं रिप्रोडक्शन कर पाऊंगी। मेल ह्यूमन बीइंग में टेस्टीज, तब तो वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। तो मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरीज। और मेल का क्या है?
टेस्टिस, ऐसे प्लांट्स में भी होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ, जब स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें गैमीट्स बनेंगे, वो यूनाइट होंगे, ये गैमीट्स होते हैं एग और स्पर्म, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही बनते हैं, तभी तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, और वो सिर्फ कब पॉसिबल है, जब रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर? देन रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यू, इट इंश्योर्स व्हाट, कि व्हाट कंटिन्यूज, replication of DNA, growth, cell division, formation of tissue, organ, organism. So reproduction जो है वो उसकी वजह से क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या कंटिन्यू रहता है, दैट रेप्लिकेशन. सो व्हाट इज कंटिन्यूड पीढ़ी दर पीढ़ी, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो चलता ही रहता है. जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन होना है तो डीएनए का कॉपी होना जरूरी है. डीएनए कॉपी होगी, बटेगी, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ का साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, और सेल डिवीजन, और बहुत सारी सेल्स होंगी, वो मिल करके टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू सिस्टम में कन्वर्ट होगा. एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन फिर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब ऑर्गन कई सारे मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. तो शुरुआत कहाँ से होगी, कौन सा प्रोसेस चाहिए इन सब के लिए, रिप्रोडक्शन. तो ये आंसर है व्हाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है. और एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट में है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उसका भी आंसर यही है. क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इज असेंशियली, देख लीजिएगा टेक्स्ट में, इज असेंशियली अ फिनोमेना that is not for survival of an individual. एक फिनोमेना है, होता है, लेकिन it is not for the survival of individual but for stability of the species justify, but for the stability of species justify. तो इसका ये जस्टिफिकेशन है कि कोई अपनी टाइप की स्पीशीज को बहुत जनरेशन्स तक, अपने टाइप ह्यूमन बीइंग को कई सालों तक, कई हजार सालों तक ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे का वजूद रहे उनका. सो उसके लिए कौन सा प्रोसेस ज़रूरी है, दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो ये सब पॉइंट्स हैं व्हाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल. क्लियर है ये? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज असेंशियल. क्लियर? उसको मैं और आगे क्लियर कर दूँगी. अब नाउ एक एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, सेकंड टॉपिक की हेडिंग है कि ऑर्गेनिजम्स, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट exact copies of themselves. क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपी करते, क्योंकि इंसान का बच्चा इंसान, तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी करते हैं अपनी? तो देखें कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं. सो ऑर्गेनिज्म अपने को एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए उसको फिर वही मैजिक मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है डीएनए. क्या? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. फुल फॉर्म 10 बार बोलिए, लर्न हो जाएगा. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड विथ राइट स्पेलिंग, 10th में पूछते हैं फुल फॉर्म. दिस मॉलिक्यूल कॉपीज, ऑर्गेनिज्म कॉपी करता है, उससे पहले क्या चीज़ कॉपी होती है? डीएनए. उसी की वजह से ऑर्गेनिजम्स सेम टाइप के एक स्पीशीज़ के प्रोड्यूस हो पाते हैं. सो ये जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में एक ऑर्गेनेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. यू हैव स्टडीड इन 9th, विल रिपीट. उस न्यूक्लियस के अंदर एक उलझा हुआ धागा, अ नेटवर्क of thread like structure is present. Okay,
एंड दिस नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल, धागे का एक जाल सा रहता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिन बोलो या क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है, कुछ भी बोलो। ये हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, अगर इसको हाई पावर में देखेंगे, छोटा सा हिस्सा, तो इट इज़ नथिंग बट दिस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज डीएनए। जब वो डीएनए का धागा डबल स्ट्रैंडेड ऐसे उलझा हुआ पड़ा रहता है न्यूक्लियस में, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। अब व्हाई इट इज कॉल्ड एज, मैंने बोला मैजिक मॉलिक्यूल, है ना, कुछ तो बात होगी उसमें। क्या इसमें सारी सेल में जो भी रिएक्शंस होने, जो भी हरकत होती है, सेल की ग्रोथ होनी है, सेल का स्ट्रक्चर बनना है, सेल के रिएक्शंस, एक सेल का काम 1000 सेल में वही काम, और जब सारे सेल्स काम करते हैं तो अपनी बॉडी काम करती है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप सुन रहे हैं। दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ व्हेन ऑल द सेल्स आर वर्किंग, और उनकी वर्किंग सही तरह से चले, सही कंपोनेंट्स बने, उसकी सबकी जिम्मेदारी किसके पास है? इस मॉलिक्यूल के पास है। उसका सब इंफॉर्मेशन किस मॉलिक्यूल के पास है? डीएनए के पास है। तो अगर सेल की वर्किंग सही चलनी है तो डीएनए जो होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ दैट इज व्हाई क्वेश्चन अगेन, डीएनए इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता है ZZ, जबरदस्त जरूरी, कि ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ क्या है? ब्लू प्रिंट सुना है, कार्बन कॉपी, ऐसे वर्ड सुने, मतलब एग्जैक्ट लाइफ का ब्लू प्रिंट किसको कहते हैं? डीएनए, या मास्टर कॉपी। ऑफ सेल, ठीक है, डीएनए। अब देखो, ये जो डीएनए जिसके पास कोडेड फॉर्म में सारी सेल में जो भी काम होने उसकी इंफॉर्मेशन है, तो वो किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और किस हाल में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द नेटवर्क फॉर्म, एंड दैट टाइम इट इज टर्म्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिन। अब ये सेल मेच्योर हो गया, जब ग्रोथ होनी थी वो हो गई, अब वो फुली ग्रोन सेल है, अब उसको डिवाइड होना है एक सेल को, मतलब उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवाइड जब होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? सेल डिवीजन। तो अब सेल डिवीजन की तैयारी हो रही है, तब हम देखें वही सेल है, वही न्यूक्लियस है। अब ऐसे टाइम पे आप इस सेल को, इसी सेल को देखेंगे तो आपको ये धागा ऐसे बंडल्स में सुलझा हुआ दिखेगा। ये धागा पहले उलझा हुआ था, तब इसका नाम था क्रोमैटिन। जब वो बंडल्स में सुलझ गया है, तब इसका एक एक का बंडल का नाम हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलने लगते हैं? है वही डीएनए का लच्छा, धागा मतलब डीएनए का लच्छा है, पर वो सुलझे हुए बंडल्स में है, और उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और कब बोलते हैं? वी कैन काउंट दीज बंडल्स। कितने बंडल्स हैं? 4 बंडल्स हैं। When the chromatin network at the time of cell division, सेल डिवीजन शुरू होने से पहले या उस वक्त, the chromatin network arrange themselves into countable number of bundles, काउंट कर सकते हैं, तब उन बंडल्स को क्या बोलने लगते हैं? क्रोमोसोम्स। कब? at the time of सेल डिवीजन, ठीक है। सो वही बंडल्स। क्लियर है? कब क्रोमैटिन कहते हैं, कब नाम बदल जाते हैं, ठीक है वो, और हम काउंट कर सकते हैं उन बंडल्स को। क्लियर है? अब सेल डिवीजन शुरू होने वाला है। अब 1 से 2 सेल होने वाली हैं। आपको मालूम, अभी मैं बताऊंगी, सेल डिवीजन में 1 से जब 2 डॉटर सेल्स बननी होती हैं तो दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट। ये पेरेंट सेल है, अपने पेरेंट सेल की सेल डिवीजन से 1 से 2 सेल बनी, और वो बिल्कुल कॉपी होती हैं, अपने एग्जैक्ट कॉपी होती हैं।
इसका जो क्रेडिट है वो किस मॉलिक्यूल को जाता है? डीएनए, क्योंकि ये लच्छे किसके बने? अब देखो इस सेल में कितने हैं? 4 बंडल्स हैं। तो इस वक्त सेल डिवीजन शुरू होने से पहले, बस शुरू होने वाला है, ये अपने आप को कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, बंडल्स अपने आप की कॉपी कर लेते हैं। क्लियर है? तो जस्ट पहले कितने थे? 4, अब कितने होगा? 8, लेकिन एक साथ रहते हैं। तो मैं बाहर निकाल के बताती हूँ, यहाँ पर बताती हूँ बंडल्स को। एक ब्लू से बना रही हूँ और एक रेड से बना रही हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला क्या था, उसने अपनी कॉपी करी जस्ट सेल डिवीजन शुरू होने से पहले। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब कॉपी, सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये बना किसका? ये अंदर पूरा डीएनए का ही मॉलिक्यूल है, पर एक था उसने अपनी कॉपी कर ली तो 2 हो गए। ऐसे वक्त पे एक के ब्लू वाले को और एक के रेड वाले को, इनको एक एक को क्या बोलते हैं? फिर नाम बदले, क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं इनको? ये एक ब्लू वाला पूरा, उसको क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में आफ्टर रेप्लिकेशन कितने क्रोमैटिड्स हैं? 1 और 2। कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2 क्रोमैटिड्स हैं। कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, सो 1 द ब्लू वन एंड द रेड वन, क्योंकि कॉपी हो गई है। सो अब क्या नाम पड़ गया इनका? इन बंडल्स में जब डबल हो जाते हैं तो क्रोमैटिड्स। क्लियर है? अब सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हुआ और 2 डॉटर सेल्स बन गई, कंप्लीट हुआ सेल डिवीजन। अब 2 डॉटर सेल्स में से ये 4 यहाँ पर आ गए और 4 यहाँ पर आ गए क्रोमोसोम्स। तो एग्जैक्ट पेरेंटल में 4 थे, ओरिजिनल 4 हो गए। ये कब हो पाए? जब जस्ट डिवाइड होने से पहले डीएनए ने अपनी कॉपी कर ली। क्रोमोसोम्स, डीएनए, वो धागा तो डीएनए ही है, बस वो बंडल के फॉर्म में हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम्स। तो वो जस्ट बिफोर सेल डिवीजन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स, इसीलिए एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप की डॉटर सेल्स पाई जाती है। और क्यों एग्जैक्ट? क्योंकि पूरे सेल का सामान, सेल में जो काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसके ऑर्डर पे होता है? वो सब डीएनए, और वो डीएनए ने अपने आप को सेम एग्जैक्ट डबल कर लिया है। ठीक है, दैट इज वाई यूनिसेल्युलर एनिमल्स का तो तरीका ही रिप्रोडक्शन का 1 सेल से 2 सेल, दो यूनिसेल्युलर, जैसे अमीबा में मैंने बताया, तो बस 2 डॉटर अमीबे एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप्स के बन जाएंगे। इसलिए क्या था? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो क्या चीज कॉपी होती है? दैट इज द मॉलिक्यूल, द ब्लूप्रिंट इज द डीएनए विच कॉपीज इटसेल्फ। ओके, ये बात क्लियर हुई? मैं फिर से बता रही हूँ, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो डीएनए का मॉलिक्यूल जो धागे नुमा है, ऐसा है, डबल हेलिकली कॉइल स्ट्रक्चर है, वो किस फॉर्म में रहता है? उलझा हुआ पड़ा रहता है न्यूक्लियस के अंदर। उसको टर्म है क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिन नेटवर्क। जैसे ही सेल डिवीजन होने, सेल मैच्योर हुई, अब वो डिवाइड होने वाली है, उस वक्त ये सुलझ के बंडल्स के फॉर्म में हो जाता है ये धागा, और वो काउंट कर सकते हैं हम, और उनको बोलने लगते हैं क्रोमोसोम्स। तब हम वो नाम क्रोमैटिन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल देम chromosomes. We can count. There were 4 in the cell which I have made. Now the cell has to divide. Just divide होने से पहले वो जो 4 बंडल्स थे, सब में 4 नहीं होते, अलग, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे में वो 23 होते हैं, 46 होते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स में वो कितने होते हैं? 46 होते हैं हर सेल में। तो ऐसे सबका क्रोमोसोम नंबर, अलग अलग स्पीशीज का डेफिनेट क्रोमोसोम नंबर होता है, कॉन्स्टेंट क्रोमोसोम नंबर होता है। तो सपोज कोई XYZ ऑर्गेनिज्म का सेल बना है जिसके 4 हैं, तो वो अपने आप को डबल कर लेता है सेल डिवीजन शुरू होने से पहले। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेप्लिकेशन। क्यों डबल करता है? क्योंकि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और दोनों बिल्कुल पेरेंटल टाइप्स होनी चाहिए।
तो अगर 4 को आधा आधा करेंगे तो 2 और 2 ही क्रोमोसोम जाएंगे ना, तो आधा डीएनए जाएगा, तो सेल पूरा एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप्स नहीं बन पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आधी आधी जाएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जाने के लिए डीएनए अपने आप को कॉपी कर लेता है और वो एक इधर चली जाती है कॉपी और एक इधर। क्लियर है? सो एग्जैक्टली पेरेंटल टाइप के सेल बनते हैं। ये बेस है, ये नींव है कि रिप्रोडक्शन, ये आपको पता ही होना चाहिए। हम तो सारे प्रोसेस करेंगे रिप्रोडक्शन के डिटेल में इस चैप्टर में, पर ये बेस आपको पता होना चाहिए। 5 seconds you can copy down। ठीक है? Now one more important thing, we will continue this with, because there is an important term, few important terms, we'll continue this in our next class। Up till then यहाँ तक के जो टर्म्स है, क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन नेटवर्क, वो सब क्लियर कर लीजिए। ठीक है? एंड आंसर एक क्वेश्चन का कौन सा, रिप्रोडक्शन एंश्योर्स व्हाट। ठीक है? सो विद दिस नोट we'll continue in our next class। Thank you।